तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेशर सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता है उतना ही क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेरा आज तबीयत ठीक रहता तो मेरा बीबीएस सीरीज चल रहा है, उसका आज तीसरा वीडियो हम लोग करने वाले थे, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं उसको पोस्टपोन कर दिया हूँ। उसका कल करेंगे, ठीक है। तो आज जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर होते हैं, जो पास आउट होते हैं, उनके लिए जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। FRSHER फ्रेशर सिविल इंजीनियर इंटरव्यू व्यू क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। जितना हो सके 10-20 जितना क्वेश्चन हो सकेगा हम कोशिश करेंगे उतना क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन है कि फ्रेश कंक्रीट का वर्क एबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो मेरा वीडियो है इंग्लिश में रहने वाला, इंग्लिश HINGLISH, इंग्लिश मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों को जोड़ क्या बनता है? इंग्लिश। तो इंजीनियरिंग देखिए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको अगर आप पूरा हिंदी में समझने की कोशिश करें तो पूरा हिंदी में भी समझ में नहीं आएगा, और इंग्लिश में जो CBSE वाले हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, और बाकी बोर्ड वाले को थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है इंग्लिश में वीडियो लाते हैं, जो किसी भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, प्रोफेशनल्स हो, उनको समझने में दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? फ्रेश कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा किया जाता है। इसका आंसर होगा शलम टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? शलम टेस्ट। शलम टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? सैंपल कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कोन होता है ना, कोन, इस तरह का कोन होता है, जिसका नीचे का डाया 200 mm होता है, ऊपर का डाया 100 mm होता है। इसका जो हाइट होता है ये 300 mm होता है। इसको 3 लेयर में भरा जाता है, पहले 100 mm, फिर 100 mm और फिर 100 mm, ठीक है। और ईच लेयर में जो है 25 स्ट्रोक टेम्पिंग किया जाता है। किससे टेम्पिंग किया जाता है? 16 mm डाया रॉड से। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जब हम क्यूब भरते हैं उसमें 35 स्ट्रोक लगाते हैं ईच लेयर, और जब स्लम्प कोन भरते हैं तो उसमें 25 स्ट्रोक लगाते हैं
ईच लेयर, जैसे यहाँ पे अभी भर देंगे यहाँ तक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 25 स्ट्रोक टेम्पिंग करेंगे, फिर 25 हो जाएगा तो फिर यहाँ तक भरेंगे, फिर यहाँ पे 25 स्ट्रोक टेम्पिंग करेंगे। जब फिर यहाँ तक भर जाएगा फिर यहाँ से ऊपर भरेंगे तो फिर इसमें भी 25 स्ट्रोक टेम्पिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, फिनिशिंग वगैरह यहाँ पे करके उसके बाद इस कोन को इधर 2 लिफ्ट करने वाला रहता है, इसको ऊपर उठा लिया जाता है। उठाने के बाद 3 स्लम्प होता है मेनली, ठीक है। पहला जो होता है क्या होता है आपका, ट्रू स्लम्प, ट्रू स्लम्प। दूसरा होता है शियर स्लम्प। तीसरा होता है कोलैप्स स्लम्प। ये नहीं चल रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए दूसरा मार्कर से करते हैं। तो ट्रू स्लैम्प क्या होता है, ट्रू स्लैम्प आपका होता है, जैसे मान लीजिए इसको लिफ्ट किए, लिफ्ट करने के बाद ये आपका जो शेप रहेगा ना ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रू स्लैम्प, ठीक है। उसके बाद शियर स्लैम्प क्या होता है, जैसे इसको लिफ्ट करेंगे तो ये मान लीजिए ऐसा रहता है ना, तो ये थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये आपका कंक्रीट ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका शियर स्लैम्प हो जाएगा। उसके बाद कोलैप्स स्लैम्प क्या होता है, कंक्रीट आपका फैल जाता है, इसको बोलते हैं कोलैप्स स्लैम्प, ठीक है। तो आपको स्लैम्प समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अलाउएबल स्लम्प वैल्यू क्या होती है। जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसका एक मेजर होता है नापने के लिए, जैसे अभी आपको बता रहे थे कि ये स्लम्प है, स्लम्प का कोण है, इसको जब हम लिफ्ट करेंगे इधर दोनों पकड़ के तो ये इसके नापने के लिए ये प्लेट में ये लगा रहता है ऐसे डंडा टाइप का, इसको उठाएंगे और इसको जो हमारा टेम्पिंग रॉड रहता है उसी में मेजरमेंट रहता है, तो इसको ऐसे मेजर करेंगे। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि अलाउएबल स्लम्प वैल्यू क्या होती है। तो जनरल वर्क के लिए, जनरल वर्क के लिए जो स्लम्प वैल्यू होती है 50 mm से लेकर 100 mm तक, ठीक है। लेकिन पंप कंक्रीटिंग के लिए चेंज होता है, पंप कंक्रीटिंग के लिए या वैल्यू चेंज हो जाता है 100 से लेकर 150 mm, ठीक है। पंप कंक्रीटिंग जो बहुत हाइट पे जब कंक्रीट लेके जाते हैं तो पंप से कंक्रीटिंग करते हैं। इसमें पाइप होता है जिसका डाया कितना 150 से 200 mm रहता है, पाइप का डाया ऐसे करके, तो उस पाइप के द्वारा पूरा ऊपर तक ले जाया जाता है। तो हाँ, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक बार मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो पंप कंक्रीटिंग कंक्रीटिंग थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। पंप कंक्रीटिंग मशीन होती है वो कौन कौन सी कंपनी की होती है, कौन कौन सी कंपनी की होती है, ठीक है। जो पंप कंक्रीटिंग मशीन होता है ये शायद ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपीरियंस बंदे वाले से पूछा जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है।
क्योंकि वो देखा होता है ना, तो इसीलिए उसको चेक करने के लिए पूछता है कि इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रहता है साइड पे। तो ये जो मशीन है 2-3 कंपनी का आता है। तो पहला जो है आपका स्विंग स्टेटर स्टेटर की आती है। दूसरा आता है पुर्ज माइजर, पुर्ज MIESTR, पुर्ज माइस्टर ऐसे इसका नाम है, पुर्ज माइजर, ठीक है। तीसरा है एजेक्स, एजेक्स, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप साइड पे ये दो मशीन को ही देखेंगे, स्विंग स्टेटर और पुर्ज माइजर का, ठीक है। तो चलिए, अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करते हैं। बताइए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये सबको पता होगा। क्यूब टेस्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, कि जो हमने कंक्रीट किया है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूब टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्ट का प्रोसीजर आप लोग को पता है? नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करते हैं, जैसा कि हमने स्लम टेस्ट में किया। सैंपल कलेक्शन के बाद क्या करते हैं? क्यूब मोल्ड प्रिपरेशन करते हैं, क्यूब मोल्ड प्रिपरेशन करते हैं। जो मोल्ड होता है उसका नट वगैरह टाइट करते हैं, उसके बाद उसमें वायलिंग करते हैं। तो ये क्यूब मोल्ड प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? क्यूब फिलिंग करते हैं इन 3 लेयर। 3 लेयर में क्यूब को क्या करते हैं? फिल करते हैं, उसको भरते हैं। और इसमें जो है ईच लेयर 35 स्ट्रोक टेम्पिंग करते हैं, टेम्पिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 150 का रहता है तो 50 में भरेंगे। उसके बाद 35 स्ट्रोक टेम्पिंग करते हैं। किसे करते हैं? 16 mm डाया रॉड से। उसका लेंथ जो होता है कितना होता है? 600 mm होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिनिशिंग करेंगे उसकी सरफेस को। फिनिशिंग करने के बाद क्या करेंगे? उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले डेट ऑफ क्यूब फिलिंग लिखेंगे। जिस डेट को क्यूब फिल करते हैं वहाँ पे उसका डेट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आज हो गया आपका, कितना तारीख हो गया? आज है आपका 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/7/26। ये आपका डेट हो गया, डेट ऑफ ट्यूब फिलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? ग्रेड ऑफ
कंक्रीट, कंक्रीट जैसे कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है, जैसे M25 का, तो यहाँ पे M25 लिख देंगे। तो जो ग्रेड का रहेगा हम वहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख देंगे और डेट ऑफ फिलिंग लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 24 आवर उसको रिमूव करेंगे क्यूब को फ्रॉम दी मोल्ड। मोल्ड से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, क्यूरिंग, क्यूरिंग या सोक कर देंगे वाटर में। कब तक करेंगे, टिल द एज ऑफ टेस्टिंग। जो टेस्टिंग का एज है, जैसे मान लीजिए 3 दिन 7 दिन, उसके बाद फिर 14 दिन 28 दिन पे टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमको 3 दिन पे करना है, तो 3 दिन पे जितना सैंपल को हमको टेस्ट करना है उतना ही निकालना है, बाकी का पानी में ही छोड़ देना है। फिर 7 दिन में करेंगे तो 7 दिन में हमको जितने सैंपल का टेस्ट करना है उतना ही निकालना है। फिर वैसे ही सेम 28 दिन में करना है, तो जितने सैंपल के करना है उतना ही निकालना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसको सीटीएम मशीन में ब्रेक करेंगे और उसका रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करने का टाइमिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टाइमिंग होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो 3 दिन में ये कितना परसेंट अचीव करता है, 30 to 40%। उसके बाद 7 दिन में ये 60 to 70% ये स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। उसके बाद 14 दिन में ये आपका 85 to 90% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। और उसके बाद फिर 28 दिन में ये 100% अचीव कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्यू पास हो जाएगा, मतलब कंक्रीट ओके है, मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीटीएम पे टेस्ट करने के बाद रीडिंग कितना आना चाहिए कौन सा ग्रेड का कंक्रीट का। तो मैं आपको M20 का बता रहा हूँ, उसके बाद आप सारा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई उतना बड़ा फिजिक्स में यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हैं। जैसे फिजिक्स मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, P/A फोर्स बाय एरिया, है ना, ये नहीं, मैं आपको सिंपल समझाऊंगा। नहीं सॉरी, हाँ फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पर मैं सिंपल समझाने वाला हूँ M25 का, ठीक है। तो देखिए जो ग्रेड M25 का कंक्रीट होगा, तो M मतलब सबको पता है मिक्स होता है, तो 25 क्या हो जाता है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है, क्या हो जाता है 25 न्यूटन पर mm²। मतलब 1 mm² में 25 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए क्यूब का अपना जो साइज होता है, साइज ऑफ क्यूब क्या होता है, साइज ऑफ क्यूब होता है आपका 150 इंटू 150 इंटू 150, ठीक है। ये आपका साइज हो गया। जैसे मान लीजिए क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ। तो इसका जो देखिए ये भी 150 होगा, ठीक है, ये भी आपका 150 होगा, और ये भी 150 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अभी मान लीजिए ये 150 होगा तो ये भी 150 ही होगा, ये भी 150 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा 150 होगा, नीचे का भी एरिया 150, ऊपर का भी एरिया 150, अथी साइज 150, हाइट भी 150। तो अभी अपने को क्या चाहिए, एरिया। एरिया क्या है, तो ये आपका इस सरफेस पे जो हमारा फोर्स लगेगा इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए 150 इंटू 150 करेंगे तो कितना होगा, 150 इंटू 150, तो ये आपका हो जाएगा 22,500, ठीक है, 22,500 mm²। उसके बाद
मुझे मल्टीप्लाई कितना से करना है इसको, 25 से, है ना। 25 से क्यों करना है, क्योंकि हमें 1 स्क्वायर mm में 25 न्यूटन होना चाहिए। तो अभी मुझे कितना चाहिए, 22,000 में 22,500 में कितना होना चाहिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 22,500, इसका करेंगे तो कितना होगा, इसका थोड़ा 5 लाख कुछ समथिंग होगा, ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं। पच्चीस इंटू 22,500, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5,62,000, 5,62,500 क्या हो गया आपका, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपका न्यूटन है, हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन जो हमारा यूटीएम या सीटीएम मशीन होता है, यूटीएम या सीटीएम बोलिए, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलिए या क्यूब टेस्टिंग मशीन, उसमें रीडिंग होता है आपका किलो न्यूटन में, ठीक है, 100, 200, 300 ऐसा किलो न्यूटन में रहता है। तो अभी इसको किलो न्यूटन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना से, 1000 से। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 न्यूटन बराबर होता है 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपका किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5,62,500 को डिवाइड कीजिए 1000 से तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 562.5, 500 किलो न्यूटन। तो जब यूटीएम में टेस्ट होगा तो ये आपका 562.5 किलो न्यूटन होना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर होना चाहिए। उससे नीचे आएगा तो आपका क्यू फेल है, तो आपका कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाया जितना चाहिए। तो आप देखिए 3 दिन में कितना होगा, तो इसका 30% निकालेंगे, 30 से 40% के बीच में होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर 7 दिन में इसका 60% निकालेंगे, तो जितना होगा उतना आना चाहिए। अगर 14 दिन में फिर 85% निकालेंगे, तो जितना इसका स्ट्रेंथ निकलेगा उतना होना चाहिए। 28 दिन में तो ये आपका पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, जो क्यूब टेस्ट का प्रोसीजर है, ठीक है। और आगे बढ़े क्या, कि यहीं पे ख़त्म किया जाए, आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना होगा तो। इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया आज वैसे ही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों ने जो टाइम दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।